सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम लोग खत्म कर रहे होंगे हमारे सबसे बड़े चैप्टर ऑफ द सिलेबस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को विद द डिस्कशन ऑफ अ वेरी प्राइम टॉपिक दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब एनसीईआरटी में इस टॉपिक में बहुत सारा डेटा दिया गया है, बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन वो थ्योरी टेक्निकली देखी जाए तो किसी ज्यादा काम की है नहीं, क्योंकि उस थ्योरी में क्लैरिटी नहीं है। तो माय फर्स्ट पर्पस इज टू गिव यू क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक को थोड़ा अलग अंदाज में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स तो ऑब्वियसली कवर होंगे ही, लेकिन जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपको थोड़ा सा अलग से समझना होगा, जिससे आपका ये टॉपिक ज्यादा चमके। और मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं, इनफैक्ट एक दो स्लाइड्स ऐसी हैं जो मैंने अपने समझने के पर्पस से तैयार करी थी। खुद मैंने इस टॉपिक को कैसे समझा था वही मैं आपको समझाने वाला हूं। ये किसी किताब के अंदर अवेलेबल नहीं है, चाहे इंडियन ऑथर की किताब हो चाहे फॉरेन ऑथर की किताब हो। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, इस बात का मैं दावा दे सकता हूं। तो आराम से आपका टॉपिक सॉर्ट हो जाएगा। अगर आज तक आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से डर लगता हुआ आया है तो आज एकदम हाथ खड़े करके बैठ जाओ, निगाहें सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, कान खुले, दिमाग खुला, और सारा का सारा काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे, हर चीज हो रही होगी। आई कैन टेल दिस विद गारंटी। तो आराम से बिंदास होकर के बैठिए और इस टॉपिक को एंजॉय करिए। सो दोस्तों, अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम को ही देखें तो क्या इस नाम से आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है? स्टार्टिंग से ही भाई डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी ये एक राजा मॉलिक्यूल है। ये बताता है कि हमारे सेल में क्या क्या बनेगा, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारी। तो आपको डीएनए के बारे में सारी की सारी बातें पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो, क्योंकि डीएनए को पढ़ने के बाद ही हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फिंगरप्रिंट। क्या आपको फिंगरप्रिंट के बारे में नहीं पता? सर पता तो है सर, अभी अभी जस्ट नीट का फॉर्म भरा है और नीट का फॉर्म भरते टाइम हमसे हमारी इंडेक्स फिंगर भी मांगी गई थी, थंब इंप्रेशन भी मांगा गया था। जिस टाइम पे हमारा आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम पर भी हमसे हमारी फिंगर इंप्रेशंस मांगी गई थी। क्यों? क्योंकि दीज फिंगर इंप्रेशंस आर यूनिक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आपका थंब इंप्रेशन और मेरा थंब इंप्रेशन काफी डिफरेंट है, तभी तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है। तभी तो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स पे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब पे थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट इंप्रेशन को यूज किया जाता है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट स्पेसिफिकली सिर्फ आपका है पूरी दुनिया में, मेरा फिंगरप्रिंट स्पेसिफिकली सिर्फ मेरा है दुनिया में। सिमिलरली डीएनए पर भी कुछ ऐसी मार्किंग्स होती हैं जो फिंगरप्रिंट्स का काम करती हैं। यानी जिस हिसाब से आपका फिंगरप्रिंट और मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट सिर्फ मेरा है और आपका फिंगरप्रिंट सिर्फ आपका, इसी प्रकार से मेरे डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे हैं, इसीलिए मैं सबसे अलग हूं। और आपके डीएनए में कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स हैं जो सिर्फ आपके हैं, इसीलिए आप दुनिया में सबसे अलग हो। राइट? तो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हो यूनिक सीक्वेंसेस हैं, यूनिक सीक्वेंसेस हैं इन डीएनए, यूनिक सीक्वेंसेस इन डीएनए, जस्ट लाइक आर फिंगरप्रिंट्स, जस्ट लाइक आर फिंगरप्रिंट्स। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है सर। अब मुझे बताइए, ये जो मेरा थंब इंप्रेशन है ये आपके थंब इंप्रेशन से डिफरेंट है या सिमिलर है? अगर एक शब्द आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? आपके दिमाग में पहला शब्द यही क्लिक करेगा कि सर ये तो डिफरेंट है। इसलिए आप कहीं थंब लगाते हैं तो आपकी आईडी खुलती है, मैं कहीं थंब लगाता हूं तो मेरी आईडी खुलती है, बिकॉज आवर थंब इंप्रेशंस आर डिफरेंट। सिमिलरली ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये यूनिक सीक्वेंसेस पर बेस्ड है, यानी ये डिफरेंसेस पे बेस्ड है, ना कि सिमिलैरिटी पे। यानी कल जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हम सभी का 99.9% डीएनए जो है ये तो सिमिलर है। तो 99.9% डीएनए इज सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस। तो डिफरेंस किसमें आया? सिर्फ ओनली 0.1%। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं 99.9% सिमिलर है, तो आप कह सकते हैं ओनली 0.1% डीएनए इज
different, right? And this 0.1% DNA will form the basis of DNA fingerprinting, will form the basis of DNA fingerprinting, या इसे कहते हैं डीएनए की डिटेल्ड स्टडी या डीएनए की प्रोफाइल बनाना, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग। तो इट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बना रहा होता है, बेस बना रहा होता है, करेक्ट? ये बात हम लोगों को पहले तो समझनी है। एंड आई गेस इतनी बातें तो एकदम कॉन्क्रीट तरीके से हमारे दिमाग में क्लियर है। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है ये लेकर के कौन आए, किस साइंटिस्ट को दिया जाता है श्रेय आपका इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस को डिकोड करने का? ही वॉज एलेक जेफरी। एंड एलेक जेफरी साहब ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को इल्यूसिडेट किया और इसको हम लोगों ने अलग अलग कामों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अलग अलग काम क्या हो सकते हैं जो आप सीआईडी में देखते थे? भाई बचपन में सबने सीआईडी देखा होगा, बहुत पॉपुलर शो था। तो वहां पे एक अलग से फॉरेंसिक लैब होती थी और उस फॉरेंसिक लैब में कई सारी डिटेल्ड प्रोफाइलिंग चल रही होती थी। भाई समझ लीजिए एक आदमी है, इस आदमी ने जा करके दूसरे आदमी से कहा कि भैया तेरा बच्चा जो है वो तेरा नहीं है, मेरा है, और शक है तो डीएनए टेस्ट करा ले, क्योंकि माता पिता का डीएनए जो है वही बच्चों में जाता है, आपको पता है। अगर मेरे अंदर डीएनए आ रहा है, मेरे अंदर अगर क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरे अंदर हर सेल में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से 23 मेरी मदर से आए हैं और 23 मेरे फादर साहब से आए हैं। यानी इनका जो बच्चा होगा उसमें 23 क्रोमोसोम या तो इस आदमी से आए होंगे या इस आदमी से आए होंगे। अब जब हम बच्चे के डीएनए को इन दोनों आदमियों के डीएनए से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है भाई कि ये वाला आदमी जो है इसी का बच्चा था, ये तो मजे ले रहा था, सिर्फ यूं ही फ्री फोकट में इसको परेशान कर रहा था। तो डीएनए टेस्ट क्या करता है, आपके डीएनए को कंपेयर कर देता है, दो ह्यूमंस के डीएनए को कंपेयर कर देता है और बताता है कि हां भाई ये सिमिलर हैं या नहीं। तो जो बच्चा है वो अपने पिताजी के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा एंड जो बच्चा है वो किसी और के साथ सिमिलैरिटी शो नहीं करेगा। तो आप पैटर्निटी टेस्टिंग में पता लगा सकते हो कि भाई बच्चे का असली पिताजी कौन है, आप इसको पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज कर सकते हो। आप इसको पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस में यूज कर सकते हो। कहीं आपको कोई सैंपल है वो कंफर्म करना है कि किस इंडिविजुअल का है, तो आप क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, राइट? जस्ट लाइक इन रेप केसेस, कहीं पर अगर आपको कोई सैंपल मिला है यू कैन चेक दैट अप। सिमिलरली इन मर्डर केसेस, अगर कोई वारदात का इलाका है, कोई वारदात की जगह है, वहां पर आपको ब्लड सैंपल मिला, तो एक तो आपको उसका ब्लड सैंपल मिला जिसकी डेथ हुई है एंड दूसरा वहां से आपको कोई हेयर फॉलिकल मिला या कोई और टिश्यू सैंपल मिला जो शायद कातिल का हो। तो आप उस सैंपल को भी उठा लेते हैं और ले जा करके लैब में टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जिन जिन लोगों पे शक होता है उनके भी डीएनए को मंगाकर चेक करते हैं। अगर डीएनए मैच हो जाता है इसका मतलब वो पर्टिकुलर इंसान मौका वारदात पे था, वो झूठ बोल रहा है कि उसका उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको यहां पर एक लीड मिल जाती है कातिल को पकड़ने में। तो आप यहां पर मिस्ट्री केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं, मर्डर केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। कई जगह पर यह प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इसके पीछे का आधार क्या है? अब हमको ये तो पता लग गया कि 0.1% डीएनए हम सबके अंदर डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हमें जानना है। सो लेट्स डिकोड दैट थिंग कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आराम से समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट इज द बेसिस। आपने एक ऑर्गेनिज्म का लेट्स से डीएनए ले लिया, ठीक है, और ये जो डीएनए आपने लिया, आपने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या करना शुरू कर दिया, सेपरेट करना शुरू कर दिया।
आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट करना शुरू कर दिया, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिला भैया? आपको यहां पर देखने को मिला कि डीएनए के दो पीक बने। आपको देखने को मिला कि डीएनए के दो पीक बने, एक आपका बल्क डीएनए का पीक बना, एक आपका सैटेलाइट डीएनए का पीक बना। अगर इस साइड डेंसिटी कम हो रही है तो आप उल्टा बनाना चाहें तो आप उल्टा भी बना सकते हैं। लेट्स से डेंसिटी बढ़ रही है इस साइड में, तो एक आपको छोटा पीक मिला, एक आपका बड़ा पीक मिला। करेक्ट? यहां पर ये आपका बड़ा पीक हो गया एंड यहां पर ये आपका छोटा पीक हो गया। करेक्ट है? आराम से देखिए, यहां पर ये जो छोटा पीक है इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं सैटेलाइट डीएनए। इसको मैं कहता हूं सैटेलाइट डीएनए। और ये जो मेरा बड़ा वाला पीक है इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं जीनोमिक डीएनए। ये मेरा मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। या इसको मैं प्यार से क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं बल्क डीएनए। इसको मैं कहता हूं बल्क डीएनए, जीनोमिक डीएनए या बल्क डीएनए इसको मैं कहता हूं। करेक्ट? अब इसकी डेंसिटी मुझे क्या देखने को मिली मेरे भाई? इसकी डेंसिटी मुझे रो लिख देता हूं मैं, इसकी डेंसिटी मुझे लो देखने को मिली। छोटा पीक बन रहा है ना, इसकी डेंसिटी मुझे कम देखने को मिली। और इसकी डेंसिटी मुझे ज्यादा देखने को मिली क्योंकि ये बल्क डीएनए है। बल्क मतलब मोटा डीएनए है, ज्यादातर पार्ट आपका यही है। सैटेलाइट डीएनए तो काफी कम था। करेक्ट? अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसके बारे में कल पढ़ा था थोड़ा बहुत ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। हम लोगों ने ये देखा था कि ये सैटेलाइट डीएनए जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए, जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, लेकिन क्रोमोसोम का मैक्सिमम स्ट्रक्चर यही बना रहा होता है। बार 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 ये छोटे छोटे सीक्वेंस रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। आप इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, या आप इसको कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। और ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, और ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जंक डीएनए। जो हमारा कोडिंग पार्ट है वो तो आपका कोड कर रहा है किसी ना किसी प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये जो एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए या जंक डीएनए है, ये भी आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। ये भी आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। किस किस प्रकार के हो सकते हैं भाई? इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, आराम से देखिएगा। पहला प्रकार यहां पर क्या हुआ सैटेलाइट का? माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि सैटेलाइट डीएनए कैसा होगा, कि कितना बड़ा सीक्वेंस अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है लगातार। इस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो सैटेलाइट में डीएनए के टुकड़े का साइज क्या होगा? डीएनए के टुकड़े का साइज क्या होगा जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है? ये रिपीटिंग यूनिट कितनी बड़ी होगी? आपका 2 से 6 नाइट्रोजनस बेसिस की होगी। कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को? कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को? रिपीट्स कितने होंगे? आप ये मान के चलिए आपका 5 बार से 20 बार के आसपास आपके रिपीट हो रहे होंगे, राइट? तो अल्टीमेटली इस सीक्वेंस का साइज क्या बना? टोटल साइज क्या बना? टोटल साइज क्या बना? मिनिमम टू मैक्सिमम करके देख लो। टोटल साइज क्या बना? आपका 2 नाइट्रोजनस बेस की यूनिट अगर 5 बार रिपीट हो रही है, 2 नाइट्रोजनस बेस की यूनिट अगर 5 बार रिपीट हो रही है, जैसे आपका 80, तो 80 80 80 80 80 कितने बने? आपके 10 नाइट्रोजनस बेसिस बने, है ना? 10 नाइट्रोजनस बेसिस बने। और सबसे बड़ा अगर आप देखो तो 6 × 20 या लमसम फिगर मान लो आप 5 × 20, लगभग 100 नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर हुए। 100 नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर हुए, यानी 10 से 100 नाइट्रोजनस बेसिस तक का ही ये सीक्वेंस हो सकता है। टोटल साइज इसका ये रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो सैटेलाइट। ये बहुत छोटा है, ठीक है? और इस माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग प्यार से और क्या कहते हैं? इस माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग प्यार से और क्या कहते हैं? हम इस माइक्रो सैटेलाइट को कहते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। शॉर्ट का मतलब बहुत छोटे हैं, जो कि दिखाई दे रहा है भाई साइज 2 से 6 नाइट्रोजनस बेसिस का ही है। टेंडम यानी लगातार, यानी बीच में कोई गैप नहीं है। रिपीट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 से 6 नाइट्रोजनस बेसिस है। मैं मान लेता हूं एक सीक्वेंस है 3 नाइट्रोजनस बेसिस का ATG, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है 10 बार।
तो एटीजी 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 लगातार आ रहा है। इसका मतलब टेंडम बीच में कुछ और नहीं है, लगातार ठक 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 करके 10 बार यही चीज रिपीट हो रही है। लेकिन ये जो चीज रिपीट हो रही है काफी छोटी है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस की है। तो शॉर्ट टेंडम रिपीट, दिस इज माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो से बड़ी होगी मिनी सैटेलाइट, माइक्रो से बड़ी होगी मेरे भाई मिनी सैटेलाइट, माइक्रो से बड़ी होगी मेरे भाई मिनी सैटेलाइट। करेक्ट। तो मिनी सैटेलाइट में साइज क्या हो जाएगा? मिनी सैटेलाइट में साइज क्या हो जाएगा? साइज आप मान के चलिए आपका हो जाएगा 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस। करेक्ट। रिपीट कितनी बार कर रहे होंगे अपने आप को? रिपीट कितनी बार कर रहे होंगे? रिपीट कितनी बार कर रहे होंगे? एनसीईआरटी का डेटा है भाई, आराम से सुनिए। एनसीईआरटी का डेटा है कि ये जो आपके मिनी सैटेलाइट है इनका टोटल साइज क्या होता है? ये जो आपके मिनी सैटेलाइट है इनका टोटल साइज क्या होता है? 100 नाइट्रोजनस बेसिस से 20,000 नाइट्रोजनस बेसिस, यानी 100 नाइट्रोजनस बेसिस से 20,000 नाइट्रोजनस बेसिस। अगर आप इसको दूसरी भाषा में लिखे तो 100 नाइट्रोजनस बेसिस क्या हुआ? 0.1 किलो बेस। 1000 का मतलब होता है 1 किलो बेस, तो 100 क्या हो गया? 0.1 किलो बेस। और 20,000 यानी आपका क्या हो गया? 20 किलो बेस। किलो का मतलब होता है 1000, तो 20,000 को 20 किलो बेस नहीं लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। एनसीईआरटी का डेटा है 0.1 टू 20 किलो बेस। अब क्या इससे आप रिपीट नहीं निकाल सकते भाई? 10 नाइट्रोजनस बेस इंटू 10 नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू 100 आएगा, है ना? तो 100 बनाने के लिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये शॉर्टेस्ट आपकी रिपीट है। और बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है? इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 50 मान लो। 50 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 20,000 हो जाए? सर 50 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1000 हो जाएगा, और फिर इसको फिर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400 हो गया सर, है ना? यानी ये 10 से 400 बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैं अगर 400 इंटू 60 करता हूं या 400 इंटू 50 करता हूं तो 20,000 निकल करके आता है। तो क्या ये बड़ा सीक्वेंस 10 से 60 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा? 100 बार रिपीट कर सकता है। यस, ये है आपका टोटल साइज, 20 KB तक भी पहुंच सकता है। एंड इसको क्या कहा जाता है प्यार से? इस मिनी सैटेलाइट को क्या कहा जाता है? माइक्रो को हम कह रहे थे शॉर्ट टेंडम रिपीट, इसको हम कहते हैं VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मतलब यहां पर भी लगातार रिपीट हो रहे हैं सीक्वेंसेस धड़ाधड़, लेकिन मेरे भाई यहां पर वेरिएबल नंबर है इनका, यानी मेरे अंदर अगर कोई सीक्वेंस 20 बार रिपीट हो रहा है तो आपके अंदर हो सकता है 50 बार रिपीट हो रहा हो, और यही आपके और मेरे डीएनए का फर्क है। यानी ये जो VNTR है, ये जो हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है, यही एक्चुअल में बेसिस है ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, यही एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है, आधार है। क्यों सर माइक्रो सैटेलाइट क्यों नहीं है? यार आपने और आपके दोस्त ने कभी ऐसा हुआ है कि सेम बात साथ साथ बोली हो? कई बार होता है, जैसे आपने कुछ बहुत तेज बाइक जाती हुई देखी और आप बोलोगे अरे यार, और आपके दोस्त ने बोला अरे यार, साथ साथ बोला, सेम एक्सप्रेशन। यह पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत छोटी चीज बोली है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप और आपका दोस्त साथ साथ ये बात बोल दें, अरे यार हरे कलर की बाइक जा रही है, एक बाइकर उस पे बैठा है, काला हेलमेट लगा के, सफेद जूते पहन के, क्या चला रहा है, लगता है 180 किलोमीटर की रफ्तार पे दौड़ रहा है। क्या जितना अभी मैंने बोला इतना आप और आपका दोस्त साथ साथ बोल सकते हो बिना प्लानिंग के? नहीं हो सकता। तो एक दो शब्द जो हैं वो आपके मुंह से तुक्के से भी कई बार आउट ऑफ टाइमिंग भी सेम निकल सकते हैं, इसीलिए ये एक क्रेडिबल आधार नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्योंकि ये जो सीक्वेंसिंग है ये बहुत ज्यादा छोटे सीक्वेंसेस हैं, ये तो कॉमन हो सकते हैं। अब किसी में 80 80 80 80 80 80 रिपीट हो रहा है, इसमें भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन अगर मैं कोई 12 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस लेके चल रहा हूं और वो 35 बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे अंदर भी वो 12 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस 35 बार ही रिपीट हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म है। और अगर ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब
मैं सामने वाले से बहुत ज्यादा रिलेटेड हूं, हमारा कोई संबंध है, या तो वो मैं ही हूं, है ना, मेरा ही कहीं सैंपल मैच हो गया भाई। तो अल्टीमेटली यहां पर माइक्रो सैटेलाइट को एक बहुत अच्छा आधार नहीं माना जाता, वीएनटीआर को माना जाता है। रीजन आपको पता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं तुक्के से भी सेम हो सकते हैं, ये जो है इनका सेम होना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर ये सेम है इसका मतलब आप पक्का रिलेटेड हो सामने वाले इंडिविजुअल से। दैट्स व्हाई वीएनटीआर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए, ये जो आपका माइक्रो सैटेलाइट है ना, ये जो रीजन होते हैं एडेनिन और थाइमिन में बहुत रिच होते हैं, तो यूजुअली इनमें 80 ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जीसी। ऐसा नहीं है कि जीसी नहीं मिलेगा, 80 बस ज्यादा मिलेगा। एंड यहां पे आपको जीसी ज्यादा मिल रहा होता है, ये भी आपका एक पॉइंट है। तो माइक्रो सैटेलाइट इज 80 रिच, मिनी सैटेलाइट इज जीसी रिच। माइक्रो सैटेलाइट में 2 से 6 या इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 2 से 5 लिखोगे तो भी कोई इतनी सी बात पे गोली नहीं मारेगा। 2 से 5 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस अपने आप को 5 से 20 बार रिपीट करता है। यहां पर आप देखेंगे तो 10 से 60 या 10 से 50 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस अपने आप को 10 से 400 बार रिपीट कर रहा होता है। तो ओवरऑल डीएनए की लेंथ बन जाती है, जो टेंडम रिपीट है इसकी कंप्लीट लेंथ बन जाती है कई बार 0.1 kb, इससे स्टार्ट हो सकता है और 20 kb तक भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब मैं कहूं एक 10 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस 20 बार रिपीट हो रहा है तो 200 नाइट्रोजनस बेस ही मिले, और मैं कहूं एक 50 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस 300 बार रिपीट हो रहा है तो 15,000 बेस मिले। तो टोटली डिपेंड्स कि कितनी बार किस इंडिविजुअल में रिपीटेशन हो रही है, उसी हिसाब से नंबर हमारा चेंज होता रहेगा। ये पूरी रेंज है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है, यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं इस चीज को उठा करके लेके चल रहा हूं। सो आई डोंट थिंक यहां तक कोई भी परेशानी होगी, और एनसीईआरटी में इस तरीके से डेटा आपको नहीं दिया गया है। अब एक चीज जो हमने कल पढ़ी थी डीएनए उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और मैंने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिर पढ़ेंगे, इसे हम कह रहे थे स्निप, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये एक आदमी था, समझ लीजिए मेन आदमी था, है ना, ये एक आदमी था, ये मेन आदमी था, ठीक है। धीरे धीरे इससे बाकी पॉपुलेशन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जाने लगा। यहां पे एक बहुत बड़ा डीएनए का स्ट्रेच है, GCAA GCTT AGA, बहुत बड़ा डीएनए है। कितने नाइट्रोजनस बेसिस का हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो आपका 11 नाइट्रोजनस बेसिस हुए। फिर से गिन लेते हैं, मुझे लगता है 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 नाइट्रोजनस बेसिस आपके हुए, बिल्कुल हुए, यानी ये वीएनटीआर की कैटेगरी में आ रहा है। 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस है ना, तो 11 आ रहे हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है वीएनटीआर में एकदम। इसका मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका रोल होगा। अब यहां पर जीसीए कॉमन रहा, ए की जगह जी आ गया, और CGTT-AGA कॉमन रहा। यहां पर जीसीए कॉमन रहा और जी की जगह टी आ गया, और GCTT-AGA कॉमन रहा। यानी इस इंडिविजुअल में और इस इंडिविजुअल में इनका जो वीएनटीआर है इसमें सिर्फ एक पोजीशन पे फर्क है, और इस इंडिविजुअल में और इस इंडिविजुअल में जो वीएनटीआर है इसमें एक पोजीशन पे फर्क है। यानी क्या इनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? समझ लीजिए यहां पर ये जो 11 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस था, ये 11 नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस था ये अपने आप को रिपीट कर रहा था 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार रिपीट कर रहा था। अब ये अपने आप को 9 बार रिपीट कर रहा था इस जगह, और इस जगह आकर के 2 पोजीशंस पे म्यूटेशन हो गई। 2 आपके ऐसे वीएनटीआर थे जिन पे म्यूटेशन हो गई, तो यहां पर क्या है, 2 प्लेसेस पे म्यूटेशन हो गई, है ना। या आप लिख दीजिए 2 वीएनटीआर पे म्यूटेशन हो गई, 2 वीएनटीआर म्यूटेट हो गए। अगर 2 वीएनटीआर म्यूटेट हो गए तो आपका 1 2 3 4 5 6 सिर्फ यही मिलेंगे आपको, 7 सिर्फ यही मिलेंगे आपको। 2 पे म्यूटेशन हो गई, ये एज इट इज सेम नहीं रहे, ये डिफरेंट रहे। यानी मेरा जो वीएनटीआर था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो थे, यहां कितने रिपीट देखने को मिल रहे हैं मुझे? 9 रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं। जगह कम है इसीलिए मैंने 9 रिपीट बनाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर 10 से 400 बार रिपीट हो रहा था ये, तो आप 10 भी बना सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। उसमें कोई आपको इतनी सी बात पे
परेशान नहीं करेगा कि आपने 9 क्यों बनाए। आपकी बात रखने के लिए मैं यहां 10 बना देता हूं, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, जिससे कंसेप्ट ठीक से समझ में आए। यहां पे मैंने क्या बोला, ये जो सीक्वेंस था ये 10 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये 10 बार रिपीट हो रहा है तो 10 रिपीट्स हो गए हमारे पास। ये 11 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस था जो 10 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट। लेकिन दूसरे केस में म्यूटेशन की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 2 जगह तो म्यूटेशन हो गई, ये सिर्फ 8 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म सिमिलर हुए? नहीं, डिफरेंट हो गए। वीएनटीआर का सिर्फ नंबर ऑफ रिपीट चेंज होने से ये डिफरेंट हो गए। अब मैं कह रहा हूं यहां पर इस वाले का जो सीक्वेंस था, इस वाले का जो सीक्वेंस था, इसमें भी एक जगह और म्यूटेशन हो गई। लेट्स से एक ही जगह म्यूटेशन हुई है, 1 VNTR म्यूटेट, 1 VNTR म्यूटेट। तो यहां पर आपका सीक्वेंस कैसा दिखाई देगा? 1 2 3 4 सेम सेम बना आपका, है ना, एकदम सेम सेम बना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका यहां पर ये पिंक वाला म्यूटेट हो गया एंड बीच में 2 रेड मैंने बनाए ही थे, करेक्ट है जी। यहां पर टोटल कितनी बार आपका मेन सीक्वेंस रिपीट हुआ? आपका 7 बार रिपीट हुआ, है ना। इन 2 में म्यूटेशन पहले से थी और तीसरे में और आगे चल के आ गई। यानी एक, अगर आप ऑर्गेनिज्म देखें यहां पर, इसमें 10 बार रिपीट हो रहा है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, दूसरे में 8 बार रिपीट हो रहा है, तीसरे में 7 बार रिपीट हो रहा है, यानी ये सारे डिफरेंट हैं। और आपको कैसे पता लगता है कि 10 बार रिपीट हो रहा है या 8 बार या 7 बार? यही आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाना होता है कि वीएनटीआर किस ह्यूमन में कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो कि मैं आपको अभी मैकेनिज्म से समझाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है मैनी। मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी है ना। मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से शब्द आया है ना। यानी यहां पर क्या है? मैनी फॉर्म्स। तो कई बार एक डीएनए का स्ट्रेच, एक डीएनए का टुकड़ा है जो मल्टीपल फॉर्म्स दिखा सकता है। यहां इसमें ए है, यहां इसमें जी है, यहां इसमें टी है, तो मल्टीपल फॉर्म्स आपको देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और यहां सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड में आपका फर्क आ रहा है, सिंस ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड, only single nucleotide is varied in all 3 stretches given above। डीएनए का जो सीक्वेंस या स्ट्रेच दे रखा है ऊपर, उसमें सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस में ही चेंज है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड स्निप या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। फिर ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ये भी पॉपुलेशन में काफी एक्टिव हो जाता है। जैसे यहां पर सीक्वेंस है GCAA, GCTT, AGA। ये समझ लीजिए एक गांव के 500 लोगों में है ना। किसी में ये जो 11 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है ये 5 बार है, किसी में 7 बार, उनमें भी अलग अलग टाइम रिपीट्स है, लेकिन सीक्वेंस सेम है। किसी में 5 बार है, किसी में 7 बार, किसी में 10 बार, किसी में 20 बार, किसी में 50 बार। अब इसमें कुछ म्यूटेशन हुई जिससे आपका सीक्वेंस बना GCAG, GCTT, AGA। अब ये भी कई लोगों में जाएगा आगे चल के, ये भी किसी में 2 बार रिपीट होगा, किसी में 5 बार, किसी में 7 बार, किसी में 10 बार, किसी में 20 बार। तो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग स्ट्रेचेस भी हो सकते हैं, और ये अलग अलग स्ट्रेचेस अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स भी रिपीट हो सकते हैं। दोनों चीजों से आपकी वेरिएशन आती है। यानी समझ लीजिए आपके अंदर ये वाला डीएनए का टुकड़ा है और मेरे अंदर ये वाला स्निप है, और मेरे आसपास के जो लोग हैं उनमें ये वाला टुकड़ा किसी में 2 बार है, किसी में 5 बार, किसी में 7 बार, तो हम वैसे डिफरेंट हैं। और आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें ये ऊपर वाला टुकड़ा किसी में 2 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 5 बार, किसी में 10 बार, तो आप वैसे डिफरेंट हैं। डिफरेंट होंगे हम सब, डिफरेंट होंगे हम सब। अब हम एक ही डीएनए के टुकड़े के नंबर
अलग अलग होने की वजह से डिफरेंट है, या अलग अलग डीएनए के टुकड़े के अलग अलग नंबर होने की वजह से डिफरेंट है, ये चीज मैटर करती है बस। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपके अंदर, आपके पापा के अंदर, आपकी मम्मी के अंदर, आपकी बहन के अंदर ये वाला डीएनए का टुकड़ा है, तो आपके जो कॉमन रिलेटिव्स होंगे उनमें यही वाला डीएनए का टुकड़ा पाया जा सकता है और उनमें इसका नंबर अलग होगा। तो है तो आप भी डिफरेंट, आप में एक ही डीएनए का टुकड़ा अलग अलग नंबर में पाया जा रहा है, यानी इस वीएनटीआर का नंबर डिफरेंट होगा। किसी में आपका 10 बार पाया जा रहा होगा, किसी में 8 बार, किसी में 7 बार, है ना। और अगर आप देखें तो किसी में टुकड़ा ही डिफरेंट हो सकता है, थोड़े बहुत स्निप आपके बन रहे होंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ये हमारी सेल के अंदर काफी अबंडेंट है। 1.4 मिलियन लोकेशंस पे, यानी 14 लाख लोकेशंस पे ऐसे वीएनटीआर पाए जाते हैं। तो ये जो म्यूटेशंस हैं, पहली बात तो इनसे किसी की मौत नहीं हो रही। अगर इनसे किसी की मौत हो जाती तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भेजने देते हम लोग? नहीं सर। अगर इससे मौत हो जाती, अगर ये म्यूटेशंस लीथल होती, क्योंकि आपको पता है म्यूटेशन तो जानलेवा भी हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन ही तो हुई थी और उससे हमारी पूरी बॉडी की बैंड बच गई थी। तो ये म्यूटेशन बहुत डिफिकल्ट भी हो सकती है सर पास करनी। तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि ये म्यूटेशन आपकी नॉर्मल होती है, इससे हमारी बॉडी के फंक्शंस पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, पर इससे हमारे अंदर वेरिएशंस तो आ रहे हैं ना, चेंजेस तो आ रहे हैं, तो हम इन म्यूटेशंस को अगली जनरेशन को भेज देते हैं। कब जाएंगे ये म्यूटेशंस अगली जनरेशन में? एक तो समझ लीजिए चेंज आया मेरे सोमैटिक सेल के अंदर, मेरे हाथ पे चोट लग गई, एक चीरा लग गया बहुत बड़ा, राइट, बहुत गहरी चोट लग गई यहां पे। अब ये चोट मेरे बच्चे के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी सर। क्यों? बिकॉज दिस इज एन एक्वायर्ड चोट, ये तो मैंने अपने जीवन में एक्वायर करी है यार। अगर मैं दाढ़ी बना रहा हूं और यहां पे मेरा कट लग गया गलती से, तो मेरे बच्चे में थोड़ी जाएगा एज इट इज, क्योंकि सोमैटिक सेल्स हैं। इन सोमैटिक सेल्स का गैमीट बनाने में कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स जाएंगे वो तो मेरे गैमीट के थ्रू जाएंगे ना। जो 23 क्रोमोसोम्स में भेजूंगा अपने बच्चे के अंदर, वो तो मैं गैमीट के थ्रू भेजूंगा। और सोमैटिक सेल का, मेरे इस गाल के सेल का, मेरे इस जीभ के सेल का गैमीट बनाने में क्या रोल है? मेरी इस आंख के सेल का, किडनी के सेल का, लीवर के सेल का, ब्रेन के सेल का क्या रोल है गैमीट बनाने में? कुछ भी नहीं। लेकिन जो जर्मिनल सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, या सिंपल भाषा में कहूं तो जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो आपके टेस्टिस के अंदर जो गैमीट बना रहे हैं, उनमें अगर कोई म्यूटेशन आ गई तो वो आपके बच्चे तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो ये जो म्यूटेशंस हैं जो हमें हमारे पेरेंट से मिलती हैं, जो वेरिएशंस हैं, ये हमारी बॉडी के हर सेल में होती हैं, क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हैं ये हमारे जाइगोट में आएंगी और जाइगोट से हर सेल में चली जाएंगी। लेकिन आगे भविष्य में अगर कोई म्यूटेशन सिर्फ आपके जर्मिनल सेल्स में होती है, वही अगली जनरेशन तक जाएगी। आपकी पूरी बॉडी में अगर कोई चेंज हो रहा है सोमैटिक सेल में, तो वो अगले जनरेशन तक नहीं जाता है। और सिंपल सी बात है, क्योंकि ये गैमीट बना ही नहीं रहे हैं, है ना, ये गैमीट बना ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं और यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लेते हैं, है ना। लेट्स राइट समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहां पर हम कुछ जरूरी बातें लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं। यहां पर देखिए, म्यूटेशंस of germinal cells are heritable। ये अगली जनरेशन में जाएंगे, बच्चों में जाएंगे, दे आर हेरिटेबल, बट दैट ऑफ सोमैटिक सेल्स आर नॉट। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनका गैमेट बनाने में कोई रोल होता ही नहीं है, सिंस दे हैव नो रोल इन गैमेट फॉर्मेशन। सिंस इनका कोई रोल नहीं होता गैमेट फॉर्मेशन में। सेकेंडली, ये जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है,
ये आपका अच्छी खासी पॉपुलेशन में जा सकता है, सिंस ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इट इज ऑल्सो हेरिटेबल, इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड। तो ये कितने लोगों में जा सकता है, इसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो म्यूटेशन है इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म ओनली व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0.01। अब ये जो 0.01 है दिस इज फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ये आउट ऑफ 1 होती है, यानी इट्स अ रेशियो। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं 0.01 आउट ऑफ 1, एक में से इतने लोगों में ये म्यूटेशन जानी चाहिए, तब इसको पॉलीमॉर्फिज्म आप कहेंगे। तो अगर आप 100 में से देखें, परसेंटेज वाइज देखें, तो इसके आगे आप 2 जीरो लगा देंगे, तो इसके आगे भी पॉइंट को 2 जगह खिसकाना पड़ेगा, यानी 1% आउट ऑफ 100%। ऑब्वियसली परसेंट अगर बोल दिया है तो 100 में से ही होगा। तो अगर 1% पॉपुलेशन में ये चेंजेस जा रहे हैं, अगर 1% पॉपुलेशन में कोई रिपीट आपका आ गया है, अक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन का पार्ट बन जाता है, यानी कि अगली जनरेशन में भी जाएगा क्योंकि इनहेरिट होकर के आया है। एंड सेकेंडली इट इज नॉन लीथल, ये आपको मार नहीं सकता, तभी इसको इतने लोगों में पहुंचाया गया है। अगर ये म्यूटेशन बहुत ही दिक्कत देने वाली म्यूटेशन होती तो इसको इतने सारे लोगों में नहीं डाला जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके सैटेलाइट रीजन्स हैं दीज आर नॉन कोडिंग रीजन्स, ये कोई प्रोटीन तो बना नहीं रहे, तो आपके प्रोटीन बनने पे, कोई एंजाइम बनने पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो भी चल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, राइट? ये आपने यहां पर देखा। नाउ द स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब मैं एक बार देख लेता हूं यहां मेरे पास कितनी स्लाइड है। स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2 स्लाइड है, ठीक है, इसको मैं एक और बार कॉपी कर लेता हूं। अब आता हूं मैं स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आराम से सुनिएगा। इस चीज को अगर आप समझ गए बल्ले बल्ले हो जाएगी, दुनिया की किसी किताब में ये चीज नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूं, ये मेरी चीज है ना? तो ये आपको किताब में नहीं मिलेगी, आराम से सुनिएगा। अपने समझने के लिए मैंने इस पूरे के पूरे डायग्राम को बनाया था, और अभी तक मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एकदम टिप्स पे है, आराम से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पिताजी का एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पिताजी का एक क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ माय पिताजी। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ माय पिताजी है, इस क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज होंगी मेरे पास, बिल्कुल होंगी भाई। अगर आप कह रहे हैं आपके पिताजी के पास क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसकी 2 कॉपीज होंगी, एक आई होगी फ्रॉम दादाजी, एक आई होगी फ्रॉम दादाजी, और एक आई होगी फ्रॉम दादी जी। एक आई होगी फ्रॉम दादी जी, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अब देखिए, दादी जी की दुनियादारी अलग रही है, क्योंकि यहां पर इनके पेरेंट्स दोनों अलग थे, तो उनमें से किसी एक पेरेंट का एक क्रोमोसोम है, एंड लेट से इसमें आपके एक सीक्वेंस की रिपीटिशन हो रही है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, और दादाजी के मम्मी पापा अलग रहे होंगे, तो इसमें से आप मान सकते हैं कि भैया एक क्रोमोसोम में एक रिपीटिशन हो रखी थी 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो पापा के पास एक ऐसा क्रोमोसोम आया जिसमें 9 बार रिपीटिशन हो रही है, एक सीक्वेंस की, सीक्वेंस आप कोई भी मान सकते हो, है ना? और यहां पर आपका रिपीटिशन हो रही है 6 बार दूसरे क्रोमोसोम में, क्योंकि ये दूसरे पेरेंट से आया है, आपका 6 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अब भैया मम्मी के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो भी इसी तरीके से आए होंगे, भाई आपका प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना। अब मम्मी के अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी इसी तरीके से आए होंगे, तो आप देखिए मम्मी के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज होंगी, है ना? एक आया होगा फ्रॉम नाना जी, है ना? तो नाना जी के पास खुद आपके 2 क्रोमोसोम नंबर 1 थे, उनमें से एक यहां पर आ गया, और एक आया फ्रॉम
नानी जी, नानी जी के पास जो आपके क्रोमोसोम थे दो, उनमें से एक आ गया। अब यहां पर एक में कोई आपकी जो रिपीटिशन है ये हो रही है 3 बार, 3 टाइम्स, 3 रिपीट्स, है ना। अब नंबर पे नहीं जाना सर, 10 से बड़ा करो VNTR, है ना, इतना हमारे पास बनाने की जगह नहीं है। यहां पे 3 बार रिपीट हो रही है कोई चीज, और यहां पे कितनी बार रिपीट हो रही है, यहां पर रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हो रही है। लेट से आपकी 7 रिपीट्स, 7 रिपीट्स। अब जब गैमीट बने मेरे भाई, अब जब गैमीट बने, तो जब गैमीट बनेंगे तो आप आराम से समझ के चलो कि क्या होगा। जब गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, जब गैमीट बनेंगे तो आपका इस हिसाब से सेपरेशन हो जाएगी इन क्रोमोसोम्स की। यानी आपकी बॉडी जब तैयार होगी, आपका जाइगोट जब तैयार होगा, तो उसमें एक क्रोमोसोम लेट से ये वाला आया और एक क्रोमोसोम लेट से ये वाला आया, एक क्रोमोसोम ये वाला आया, एक क्रोमोसोम ये वाला आया। इसको आप बना दो भैया, एक क्रोमोसोम ये वाला आया और एक क्रोमोसोम ये वाला आया। अब इसके अंदर कितने कितने रिपीट से बनाइए, यहां पर थे आपके 6 रिपीट, 4 ये हो गए और 1 और 2 आपके ये वाले हो गए। और यहां पर आपके कितने हो गए, आपके हो गए 3 रिपीट्स, 3 रिपीट्स हो गए। ये आप है ना, या मैं लिख देता हूं ये मैं हूं, दिस इज मी, दिस इज मी। अब आराम से एक बात मुझे सोच करके बताइए, सर ये तो हमें बचपन से पता है, ये तो आपने बहुत बार सिखा रखा है, इसमें नया क्या है, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस। लेट्स से एक मौका वारदात पे किसी को एक खून का सैंपल मिला, एक जगह थी, ये था आपका मर्डर स्पॉट, मर्डर स्पॉट पे आपका एक मर्डर हुआ और मर्डर स्पॉट से हमको एक सैंपल मिला। इस सैंपल से हमें पता लगाना है कि खूनी कौन, ये हमें यहां पर कोई बाल का सैंपल मिला है और आपके पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं सब में डीएनए सेम ही होता है, चाहे बाल ले लो, चाहे आप स्पर्म सैंपल ले लो, चाहे आप ब्लड सैंपल ले लो, कोई भी ले लो। यहां पर एक सैंपल मिला, कोई भी सैंपल हो सकता है, राइट, यहां पर कोई भी सैंपल हो सकता है। लेट्स से आपका स्पर्म सैंपल हो सकता है, आपका ब्लड सैंपल हो सकता है, आपका हेयर फॉलिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, आपका कोई भी सैंपल हो सकता है। ये हमें यहां से लेट से हेयर फॉलिकल का एक सैंपल मिला। 2 लोगों पे शक है, एक तो भैया लेट से मेरे पे शक है, मैं वहां पर गुजर रहा था, उस टाइम पर कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ गुजर रहा था, और दूसरा आदमी जो सच में कत्ल करके गया है। तो सीसीटीवी में दिखा कि भैया ये 2 लोग थे पर कत्ल करता कोई नहीं देखा गया, है ना, कोने में कत्ल हुआ है। तो हम दोनों को बुलाया और हम दोनों का डीएनए ले लिया और यहां पर से सैंपल ले लिया। अब ये जो सैंपल है ये भी आपका डिप्लॉयड सेल कैरी कर रहा होगा, है ना, अदर देन स्पर्म सैंपल। पर मर्डर स्पॉट से स्पर्म सैंपल तो मिलेगा नहीं, मर्डर हुआ है भैया, है ना। तो यहां पर लेट से कोई स्किन सैंपल मिला है या कोई ब्लड सैंपल मिला है, तो डिप्लॉयड सेल होगा उसके अंदर, होगा सर। डिप्लॉयड सेल होगा तो क्या मैं दोनों क्रोमोसोम को कंपेयर कर सकता हूं, कर सकता हूं सर। तो जब मैं इस सैंपल को कंपेयर करूंगा अपने सैंपल से, तो क्या दोनों क्रोमोसोम अलग मिल जाएंगे, मिल जाएंगे सर। खूनी जो होगा उसके दोनों क्रोमोसोम मैच कर जाएंगे, कर जाएंगे सर। सर ये तो बहुत कमाल की बात हुई, लेकिन इसका हम क्या करें, क्योंकि मैंने यहां पर बोला है कि ये सैंपल डिप्लॉयड सेल है, तो आपको दोनों क्रोमोसोम का एक क्लियर कट डेटा मिल जाएगा, कंप्लीट आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब जब मैं आपको कंपेयर करूंगा पैटर्निटी टेस्ट के लिए अपने पापा से, भाई एक बच्चा है, उसके अपने पिताजी से झगड़ा हो गया, है ना, पिताजी ने गुस्से में बोल दिया तू तो मेरी औलाद है ही नहीं और तेरे को प्रॉपर्टी में देता हूं ठेंगा। तो बच्चे को भाई दिल पे लग गई, बच्चे ने कहा डीएनए टेस्ट कराऊंगा, भाई ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अगर सच में ही पापा नहीं निकले तो फ्यूचर में तो ऐसी तैसी हो जाएगी, तो इससे पहले खुद ही कमाना धमाना शुरू कर देता हूं, लेकिन उससे पहले एक वैलिडेशन हो जाए कि मेरे पापा हैं भी या नहीं। तो घर की लड़ाई बहुत बाहर तक पहुंच गई। अब अगर आप इस इंडिविजुअल को कंपेयर करते हो इसके पापा से, तो कितने लेवल पे आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, सिर्फ इस ऑरेंज लेवल पे, क्योंकि रेड वाला क्रोमोसोम तो आपका अपनी मम्मी से आया है, यहां पर ये वाला मैच नहीं करेगा पापा का, सिर्फ ये वाला मैच करेगा। लेकिन इतने से भी आप बता दोगे कि हाँ ये पापा बेटा की जोड़ी है। बात समझ में आ रही है? यानी जब मैं किसी और इंडिविजुअल के साथ पैटर्निटी टेस्ट के लिए अपने डीएनए को मैच कराता हूं, तो आधा डीएनए ही मैच होगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम ही मैच होगा, राइट। मेरे पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे फादर साहब से,
बचे हुए 23 मैच नहीं करेंगे क्योंकि वो उनमें कहीं और से आए हैं, दादाजी से आए हैं, और मेरे में मेरी मम्मी से आए हैं। सिर्फ ये वाले 23 क्रोमोसोम मैच करेंगे, जिससे अच्छी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी अनडाउटेडली। लेकिन अगर मैं मर्डर स्पॉट से निकाल रहा हूं डीएनए, तो मैं कंप्लीट डीएनए की ही प्रोफाइलिंग कर रहा हूं, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल के डीएनए है, उन्हीं को मैच करना है। तो दोनों के दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम 46 के 46 क्रोमोसोम मैच कर जाएंगे। मानते हो? मानते हैं सर। अब आपके पास जो किताब है घर में वो निकाल के देख लेना भाई, ये कहीं बात नहीं मिलेगी। इन पैटर्निटी टेस्टिंग, है ना, ये एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी, कहीं लिखी हुई नहीं है, आराम से इसको लिख लीजिए, इन पैटर्निटी टेस्टिंग। और इससे आप क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इस एक डायग्राम से खूब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन पैटर्निटी टेस्टिंग ओनली अ सेट ऑफ क्रोमोसोम is similar in both father and son. Direct analysis of sample as in murder case can have all 46 क्रोमोसोम्स सिमिलर। जिसने मर्डर किया है उसके 46 के 46 क्रोमोसोम सिमिलर मिल जाएंगे, ये आपको देखना होता है। अब हम लोग वीएनटीआर की बात कर रहे हैं कि इस क्रोमोसोम में आपकी कोई चीज 7 बार रिपीट हुई, इसमें कोई चीज 3 बार रिपीट हुई, इसमें 9 बार रिपीट हुई, इसमें 7 बार रिपीट हुई, 6 बार रिपीट हुई। कैसे पता लगा कि कितनी बार रिपीट हुई? मुझे तो ये बता दो भैया। ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आराम से देखिए भाई, मुझे एक सेल मिला, मुझे एक सेल मिला। इस सेल में से मैंने क्या कर दिया? इस सेल में से मैंने डीएनए आइसोलेट कर दिया। इस सेल में से मैंने डीएनए आइसोलेट कर दिया। अब ये डीएनए जो है एक सेल का, ये तो खूब लंबा होता है भैया, 2.2 मीटर का होता है। तो मेरे को 2.2 मीटर लंबा ये डीएनए मिला। अब मैंने क्या कर दिया है भैया? अब मैंने क्या कर दिया है? जो डीएनए आइसोलेट किया था इसको डाइजेस्ट कर दिया है, इसके टुकड़े कर दिए हैं, है ना। इट इज डाइजेस्टेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट कर देता हूं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जी सर, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, इस हिसाब के टुकड़े हो जाएंगे। जी सर, एक छोटा टुकड़ा ये, 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 एंड सो ऑन। इस हिसाब के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। करेक्ट है? इतने छोटे छोटे आपके टुकड़े हो गए। अब आप क्या करोगे? इन छोटे छोटे टुकड़ों को इनके साइज के हिसाब से सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता है कि ये डीएनए नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूवमेंट ये दिखाएगा जेल के ऊपर। कौन सी जेल के ऊपर? अगरोज जेल के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट करूंगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट करूंगा, यानी ये जो डीएनए के टुकड़े थे इनको मैं यहां पर लोड कर दूंगा। ये है अपने वेल्स, यहां इन डीएनए के टुकड़ों को मैं लोड कर देता हूं, और ये डीएनए के टुकड़े अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। मोटा टुकड़ा बहुत दूर नहीं भाग पाएगा इस वेल से, तो मोटे टुकड़े आपके पास पास रहते हैं, पतले टुकड़े आपके दूर दूर जाते रहते हैं, है ना। पतले टुकड़े आपके दूर दूर जाते रहते हैं। सबसे पतला जो टुकड़ा होगा वो सबसे दूर जाएगा, सबसे फुर्तीला होगा सबसे पतला सबसे ज्यादा दूर तक भागेगा। तो इनके साइज के हिसाब से आपने इसको क्या कर लिया?
सेपरेट कर लिया। डीएनए को ओवरऑल एनालाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया हमने। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे दोस्त, इन सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छुटकू छुटकू टुकड़े हैं, इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको हम लोगों ने क्या कर दिया भैया, इनको हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया, एक मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया, है ना, आपका मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया, सेंट ऑन मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया, नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया, किसी मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया। यानी ये जो मेरे पास जेल थी, इसके ऊपर मैंने एक कागज रखा, है ना। अब गीली गीली जेल है, तो इससे ये जो डीएनए के टुकड़े हैं ये क्या हो जाएंगे, मेरे कागज पे चिपक जाएंगे, मेरी मेम्ब्रेन पे चिपक जाएंगे, है ना। आराम से देखिए भाई, मेरे पास एक पेपर है ना, मेरे पास एक कागज है, और मेरे पास ये जेल है, लेट से ये मेरे पास जेल थी, इस पे मैंने डीएनए के टुकड़ों को सेपरेट करके रखा हुआ है। अब मुझे डीएनए के टुकड़े ट्रांसफर करने हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर। मैं क्या करूंगा, इस मेम्ब्रेन को इस जेल के ऊपर रख दूंगा। अब ये जेल गीली होती है, नाम ही है जेल, गिलगिली सी होती है, तो ये डीएनए के टुकड़ों को ट्रांसफर कर देगी ऑन दिस पेपर, और ये सारी चीजें मेरे इस पेपर पे छप जाएंगी एज इट इज। जैसे डीएनए के टुकड़े थे वैसे के वैसे ही यहां पर छप जाएंगे, एज इट इज आपके डीएनए के टुकड़े यहां पर छप जाएंगे, एज इट इज आपके डीएनए के टुकड़े यहां पर छप जाएंगे। तो वेल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज इट इज ये जो सारे सीक्वेंस थे ये यहां पर आपके छप जाएंगे, एज इट इज ये जो डीएनए के टुकड़े थे ये यहां पर छप जाएंगे, है ना। थोड़ा सा बना लेते हैं, रफ रफ सा बना लेते हैं, ठीक है। एज इट इज ये सारे के सारे टुकड़े यहां पर छप गए, दे आर ट्रांसफर्ड ऑन मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग, है ना। कौन सी ब्लॉटिंग भैया, साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला साउथ है, तो इसे साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब इस साउदर्न ब्लॉटिंग पे हमने क्या लगाया, अब इस साउदर्न ब्लॉटिंग पे हमने लगाया प्रोब। प्रोब क्या होता है सर, ये तो पहली बार ही सुने हैं, बहुत खतरनाक शब्द लग रहा है। प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो लेबल्ड डीएनए एंड आरएनए भी हो सकता है, ये है आपका प्रोब। या आप लैब में खुद तैयार कर सकते हैं, एंड इन प्रोब्स को यहां पर बेच सकते हैं। तो इस प्रोब का काम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो लेबल डीएनए और आरएनए का काम क्या है। यहां पर ये जो आपका डीएनए था ये डबल स्ट्रैंडेड था, एकदम डबल स्ट्रैंडेड था, इसको आप क्या करते हैं, NaOH से ट्रीट कराते हैं। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इसको आप NaOH से यानी एल्कली से ट्रीट कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। तो ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं। इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़ों पे कुछ और भी बाइंड कर सकता है डबल स्ट्रैंडेड बनने के लिए, बिल्कुल बाइंड कर सकता है। अब मुझे पता लगा कि मर्डर पे से जो आपका मुझे डीएनए मिला है, मर्डर साइट डीएनए जो मुझे मिला है, मैंने उसकी सीक्वेंसिंग कराई। मुझे पता लगा कि मर्डर साइट जो डीएनए है उसकी मैंने जब सीक्वेंसिंग कराई तो मुझे पता लगा कि इसमें एक सीक्वेंस है ATGC ATA CC GCA। ये आपका एक छोटा सा सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाइट्रोजनस बेसिस का ये सीक्वेंस है, जिसको मैं कह रहा हूं VNTR। मर्डर साइट पे से मुझे जो डीएनए मिला उसमें ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट होता है, उसमें ये रिपीट होता है आपका 16 बार, 16 टाइम्स रिपीट। उसमें कितनी बार होता है, 16 टाइम्स रिपीट, 16 टाइम्स रिपीट। आपका कैसे होगा 16 टाइम रिपीट, इस पीले सीक्वेंस को मैं ऐसे बना देता हूं, इस पीले सीक्वेंस को मैं ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार रिपीट हुआ। यस, ये क्या है आपका मर्डर साइट डीएनए है, ये क्या है आपका मर्डर साइट डीएनए है। मर्डर साइट डीएनए में एक जो सीक्वेंस है ये 16 बार रिपीट हुआ, और आपको 2 आदमियों के डीएनए वहां से और मिले। आपको पहला डीएनए जो मिला ये मिला
सस्पेक्ट 1 का, पहला जो आपको लगता है शक के घेरे में जो आदमी खड़ा है उसका, और दूसरा आपको मिला सस्पेक्ट 2 का, सस्पेक्ट 2 का, करेक्ट। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 में से असली कातिल कौन है, किसका डीएनए यहां पर मैच कर रहा है? भाई ये जो आपका सीक्वेंस था इसका मैं क्या बना लूंगा, प्रोब बना लूंगा, इसका मैं प्रोब डिजाइन कर लूंगा। हम खुद से डीएनए डिजाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ए का टी का ए का टी, ए का टी, जी, जी, सी, जी, टी, ये आपका प्रोब हो जाएगा, है ना, ये आपका प्रोब हो जाएगा। एंड दिस प्रोब कैन बाइंड टू VNTR। दिस प्रोब कैन बाइंड टू VNTR, करेक्ट है, करेक्ट है सर। अब हमने यहां पर क्या किया, अब हमने यहां पर देखा कि ये सेम सीक्वेंस जो है ये आपका ऐसे रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट। और दूसरा जो सस्पेक्ट 2 है इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रिपीट हो रहा है। इसके बीच में कुछ म्यूटेशन आई तो 11 12 13 14 15 ये वाले रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेट से। तो यहां पर आपने क्या किया, प्रोब लगाया इसके ऊपर। तो जितने सीक्वेंसेस हैं इसी का तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना है, जाकर बाइंड कर जाएंगे इसके ऊपर, टक 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 टक, सब पे बाइंड कर गए। ये जो दूसरा सैंपल था ये तो सस्पेक्ट, ये तो यही है ना, एज इट इज मैच कर रहा है। कैसे पता लगा हमें, सेम पैटर्न बन के आया, सारे के सारे प्रोब बाइंड कर गए, टक 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 टक। अगला जो है इस पे सारे बाइंड नहीं किए, टक 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 टक, सिर्फ इतने बाइंड किए। क्योंकि ये जो प्रोब है ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये जो प्रोब है ये रेडियो लेबल्ड है, क्योंकि ये जो प्रोब है ये रेडियो लेबल्ड है, therefore it can be tracked by ऑटो रेडियोग्राफी। यानी आपको ऐसा नहीं है कि रेडियो लेबल्ड चीजें खुद दिख जाती हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा आपको देखनी पड़ती हैं, लेकिन नजर आ जाती हैं आपको आराम से। तो ये वाला डीएनए जब बाइंड किया प्रोब के साथ तो ये चमकने लगा, 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 एंड सो ऑन। ये वाला सेम तरीके से चमकने लगा तो इन दोनों का पैटर्न सेम हो जाएगा। जैसे भैया बार कोड बनते हैं, QR कोड बनते हैं, उसी प्रकार से इन दोनों का कोड सेम दिखाई देगा, जेल के ऊपर या मेम्ब्रेन के ऊपर सेम दिखाई देगा। सर सेम ही है तो सेम ही दिखाई देगा। यहां पर इस जगह बाइंड किया, 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 इन जगह बची हुई जगह बाइंड नहीं किया, 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 बाइंड नहीं किया। अब कोई आपको अंधा भी बता देगा कि दोनों में से कौन कातिल है। अब मैं आपसे पूछूं 1 और 2 में से कौन कातिल है? इन तीनों सीक्वेंसेस को देखो और ये बताओ कौन सा सिमिलर है। भाई यहां कांटे दिखाई दे रहे हैं इतने सारे, ये दोनों सीक्वेंस एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपको साइट पे मिला और ये जो आपको मिला ये सेम है, यानी ये जो सस्पेक्ट 1 है ये आपका मर्डरर है, और ये आपका मर्डरर नहीं है, ये आपका सिमिलर नहीं मिला। इस हिसाब से आप रेडियो लेबल्ड प्रोब का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हो कि कितने रिपीट हैं। यहां अगर 16 रिपीट थे तो 16 की 16 जगह प्रोब बाइंड करेगा। इतनी सिमिलैरिटी होना कोई तुक्के से नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप देखोगे तो 16 ही रिपीट मिली, यहां अगर आप देखोगे तो 16 में से मुश्किल से आपकी 10 रिपीट मिली, यानी 6 अलग हैं, यानी एक अलग ऑर्गेनिज्म, अलग आपका इंडिविजुअल है। दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बताओ यार, कोई जीवन में कभी फंसोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? कुछ और बातें देखते हैं जो थ्योरी में दी हुई हैं, हो सकता है हमसे मैकेनिज्म में मिस हो गई हो, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, हालांकि चांसेस कम ही है। मैंने आपको बताया 99.9% जो है आपका डीएनए और मेरा डीएनए सिमिलर है, सारे ह्यूमंस में सिमिलर है, यानी डिफरेंस जो है वो 0.1% डीएनए के अंदर है, और 3 बिलियन बेस पेयर का 0.1 क्या हुआ,
3 मिलियन बेस पेयर, यानी आप में और मुझ में फिर भी आपका 30 लाख अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं, है ना। और सिर्फ इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हम सब लोग यूनिक हैं, हम लोग अलग दिखते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, सिर्फ इन डिफरेंसेस की वजह से ही। अब अगर आप बोलोगे कि मुझे 2 डीएनए को कंपेयर करना है और मैं इसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला देता हूं, डीएनए सीक्वेंसिंग चला देता हूं, तो ये तो बेवकूफी होगी, बहुत महंगा काम है। इसके लिए आप क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि इजी है, जल्दी भी हो जाता है, क्विक है और आपका इजी भी है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2 इंडिविजुअल के डीएनए को कंपेयर करता है। अब अगर आप देखें तो हमारे अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं सारे ह्यूमंस के अंदर, ये रिपीटेटिव डीएनए में है, क्योंकि जो कोडिंग डीएनए है वो आपके अंदर और मेरे अंदर सेम है। आपके अंदर सेम हेक्सोकाइनेज बन रहा है, मेरे अंदर सेम हेक्सोकाइनेज बन रहा है, आपके अंदर सेम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बन रहा है, मेरे अंदर सेम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बन रहा है, आपके अंदर सेम लाइपेज, मेरे अंदर सेम लाइपेज, आपके अंदर सेम इंसुलिन, मेरे अंदर सेम इंसुलिन। इसका मतलब कोडिंग फ्रेगमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। रिपीटेटिव डीएनए जो है, जो अपने आप को रिपीट करता है, सैटेलाइट डीएनए जिसको कहा जाता है, इसमें आपका डिफरेंस आता है। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे आपके पूरे डीएनए की, तो 2 आपको ग्राफ में पीक मिलेंगे। एक मोटा पीक मिलेगा, बड़ा ग्राफ का पीक, जो कि बल्क डीएनए शो करेगा या जीनोमिक डीएनए शो करेगा, और छोटा जो पीक है, स्मॉल पीक, ये आपको बताएगा कि भैया मैं सैटेलाइट डीएनए हूं, मैं रिपीटेटिव डीएनए हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, एटी रिच कौन था आपका, माइक्रो सैटेलाइट, जीसी रिच कौन था आपका, मिनी सैटेलाइट। लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ क्या थी आपकी माइक्रो सैटेलाइट की, 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर, और आपके मिनी सैटेलाइट की आपका 10 से 60 नाइट्रोजनस बेस पेयर। एंड नंबर ऑफ रिपीट्स की, कितनी बार रिपीट्स हो रहे हैं, इस हिसाब से हम इनको माइक्रो और मिनी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पे रिपीट हो रहे थे आपके 5 से 10 बार मान लो मोटा मोटा, और यहां पे आपका 10 से 400 बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो इन्हें माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है, यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, और मिनी सैटेलाइट कहा जाता है, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। भैया इनमें एक भी पोजीशन पे अगर आपकी म्यूटेशन आ गई तो ये स्निप्स यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखाने लगते हैं, और यही आधार है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि सबके अंदर थोड़े अलग अलग डीएनए की रिपीट्स पाई जाएंगी। पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, पहले जो ह्यूमंस थे, लाखों साल पहले, है ना, लाखों साल पहले मतलब जब एकदम इवोल्यूशन में हम लोग कदम रख चुके थे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो बने थे उनमें डीएनए में थोड़ा बहुत ही फर्क था। ह्यूमंस जब आए हजारों साल पहले, तो इनिशियल जो कुछ चुनिंदा ह्यूमंस थे उनमें भी बहुत ही आपका कम फर्क था, लेकिन धीरे धीरे वो फर्क बढ़ने लगा, म्यूटेशन आने लगी और अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म्स एक्यूमुलेट होने लगे, राइट। तो डीएनए आप किसी भी टिश्यू का ले लो, सेम ही आपको डीएनए मिलेगा, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंस ही हमारी पूरी बॉडी के हर सेल का आपको मोर और लेस सेम मिलता है ना। और ये इनहेरिटेबल होती हैं ये म्यूटेशंस, इसलिए पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाती हैं। मेरी भी जो म्यूटेशन है जर्मिनल सेल्स की, वो बच्चों में जाएंगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये म्यूटेशन से आता है। ये आपका एक सीक्वेंस था, उसके एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज हुआ, तो अब आगे वो स्निप के फॉर्मेट में इनहेरिट होगा और अगले ऑर्गेनिजम्स में वो चेंज होता चला जाएगा। तो नई जो म्यूटेशंस हैं ये आपकी सोमैटिक सेल में भी आ सकती हैं, नॉर्मल बॉडी सेल में भी आ सकती हैं, और जर्म सेल में भी आ सकती हैं, है ना। तो जर्म सेल म्यूटेशन जो है ये आपकी इंडिविजुअल को अगर इंपेयर नहीं कर रही होंगी, अगर इंडिविजुअल को बीमार नहीं कर रही होंगी, क्योंकि म्यूटेशन आई है तो जानलेवा भी हो सकती है, अगर जानलेवा होगी तो मेरी बॉडी को खत्म कर देगी या मेरी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को गिरा देगी। लेकिन अगर मैं रिप्रोड्यूस कर पाता हूं जर्म सेल में कुछ चेंजेस आने के बावजूद भी, यानी कि वो जर्म सेल्स में जो चेंजेस आए हैं वो सेफ चेंजेस हैं, वो इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली जनरेशन में भेजे जाएंगे। सो इनको ऑफस्प्रिंग में भेजा जाएगा, इनको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लीथल म्यूटेशंस, जानलेवा म्यूटेशंस नहीं है, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए किसी भी म्यूटेशन की पॉलीमॉर्फिज्म कहलाने के लिए? 0.01 रेशियो में है ये। तो परसेंटेज निकालोगे तो 1% इंडिविजुअल में अगर कोई म्यूटेशन जा रही है तो उसको कहा जाएगा कि ये कई लोगों में है, तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया जाएगा। तो म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म में फर्क है। म्यूटेशन आपकी हो सकती है 0.01% लोगों में,
रेशियो नहीं बोल रहा, 0.01% लोगों में रेशियो निकालोगे तो 0.00001 आएगा। तो 0.01% एकदम चुनिंदा लोगों में कोई म्यूटेशन हो रही है जो बहुत सारे लोगों में नहीं जा रही, तब उसको म्यूटेशन बोल सकते हैं। अगर कोई म्यूटेशन 1% लोगों ने अपना ली है कि ये तो भाई बढ़िया चीज लगती है, हमें भी दे दो हमें भी दे दो, इसका मतलब वो पॉलीमॉर्फिज्म है, लोग उसे और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, राइट। तो म्यूटेशन जब होती है आपकी रिपीटेटिव सीक्वेंस में, तो ये आपका इंडिविजुअल को डायरेक्टली हैम्पर नहीं कर रही होती, तब ये आगे बढ़ाई जाएंगी। अगर ह्यूमन के लिए वो डेंजरस हुई तो ह्यूमन उसको अपने तक ही रखेगा ना यार, खुद ही सारी समस्याएं झेल लेगा, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका इवोल्यूशन में बहुत अच्छा खासा रोल है। ये जो छोटे मोटे चेंजेस हैं ये आगे जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं और अच्छे तरीके से आगे जाने वाले बच्चों में भी मिल रहे होते हैं। एलेक्स जेफरी साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमको बताया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के बारे में हमको बताया, साउदर्न ब्लॉट का भी यानी मेम्ब्रेन का भी इसमें इस्तेमाल किया। सबसे पहले इन्होंने डीएनए निकाला हमारे किसी भी सेल से, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद इस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया साइज के बेसिस पे। फिर ब्लॉटिंग कर ली, यानी कि ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर आपने इन डीएनए के टुकड़ों को ट्रांसपोर्ट कर दिया। नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है। फिर इसके ऊपर आपने जो खुद के प्रोब बनाए हैं वो आपने छोड़ दिया। आप जिस सीक्वेंस को ढूंढ रहे हो उसके लिए आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोब बनाए हैं, तो आपके जहां पर डिजायर्ड सीक्वेंस होंगे वहां वहां वो प्रोब बाइंड कर जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन प्रोब कितनी जगह बाइंड कर रहा है आपका एक पैटर्न बन जाएगा जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके सस्पेक्टेड इंडिविजुअल में 16 रिपीट है और दूसरे सस्पेक्टेड इंडिविजुअल में 12 रिपीट है और आपको मर्डर साइट से जो डीएनए मिला है उसमें भी आपके 16 रिपीट्स थे, तो पहला वाला सस्पेक्टेड इंडिविजुअल मर्डरर कहलाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है यहां पर डीएनए की। ये जो प्रोब है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है, वीएनटीआर के साथ बाइंड कर जाता है, जिसको आप ऑटो रेडियोग्राफी से देख सकते हो, नेकेड आई से यानी नंगी पुंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो वीएनटीआर एक मिनी सैटेलाइट है जिसका साइज 0.1 यानी 100 नाइट्रोजनस बेस से 20 केबी यानी 20,000 नाइट्रोजनस बेस तक हो सकता है। सिर्फ जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं इनमें आपका 100% सिमिलर डीएनए होता है, बाकी आपका आप हर दो ह्यूमन को कंपेयर कर सकते हो और उनमें डिफरेंसेस पता लगा सकते हो। डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, पीसीआर का भी, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो काफी डिटेल में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप क्या करते हो, इट इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस, यानी आपने एक डीएनए का टुकड़ा लिया, आप उस डीएनए के टुकड़े की लाखों करोड़ों कॉपीज बना सकते हो। अगर आप 30 साइकिल्स रन करते हो पीसीआर की तो आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं, क्योंकि एक डीएनए से आप 2 डीएनए की कॉपी बनाओगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते नंबर आपका बढ़ता जाएगा। 30 साइकिल्स जब आप क्रॉस कर लेते हो तो आपको 1 अरब यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज मिल जाते हैं। उन कॉपीज को आप अलग अलग जगह एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। तो कहीं कोई मर्डर साइट है जहां से आपको बहुत ज्यादा सैंपल नहीं मिला है, बहुत कम आपको सैंपल मिला है, तो आप क्या करोगे, वहां से जो डीएनए मिला है आपको उसकी आप एम्प्लीफिकेशन करके कॉपीज बना के रख लोगे। मल्टीपल कॉपीज आपने बना ली तो आपको हमेशा मेन सैंपल के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप उन डीएनए की कॉपीज को भी यूज कर सकते हो और कई लैब्स में भेज सकते हो। अब कोई बहुत खतरनाक मर्डर हो गया, लेट्स से कोई खतरनाक ही आपकी वारदात हो गई और आपको कई लैब्स में वो सैंपल भेजना है। अब आपके पास तो एक ही सैंपल है, आपको तो एक बूंद ही खून मिला है, वहां से कैसे भेजोगे इतने सारे लैब्स के अंदर सैंपल। आप क्या करोगे, डीएनए को एम्प्लीफाई कर लोगे और उस एम्प्लीफाइड डीएनए को अलग अलग जगह फिर आप भेज सकते हो फॉर यूटिलाइजेशन पर्पस। उसके लिए आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काम आता है। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का यहां इस्तेमाल हो रहा है डीएनए बनाने के लिए। चेन बार 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 लगातार रिएक्शन, ये काम हो रहा है, दैट्स व्हाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए यहां आपका एक इंडिविजुअल है, इसमें एक क्रोमोसोम मम्मी से आता है, एक पापा से आता है, पापा से आने वाले को पैटर्नल क्रोमोसोम बोला, दूसरे वाले को मैटरनल क्रोमोसोम बोला। अब हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 22 एंड क्रोमोसोम एक्स और क्रोमोसोम वाई। अब यहां क्रोमोसोम नंबर 7 है एक इंडिविजुअल का, इसमें कितनी रिपीट है, यहां 3 रिपीट है, यहां 1 2 3 4 रिपीट है। यहां कितनी रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिपीट्स हैं।
यहां कितने रिपीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 में कितनी रिपीट आई? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 रिपीट्स आई। यहां कितनी आई? एक कम है, 7 रिपीट आई। यहां कितनी आई आपकी? 8 ही रिपीट्स आई। यहां कितनी आई? 7 रिपीट आई। यहां कितनी आई? 5 रिपीट आई क्रोमोसोम नंबर 16 पे। और यहां कितनी आई? 10 रिपीट आई। यहां कितनी आई? 5 रिपीट आई। यहां कितनी आई? 2 रिपीट आई। अब समझ लीजिए आपके पास एक खून का धब्बा है जो आपको मिला मर्डर साइट से। आपको एक खून का धब्बा मिला मर्डर साइट से, और इस मर्डर साइट पे से आपको जो खून का धब्बा मिला, इसको आप कंपेयर कर रहे हो सस्पेक्ट ए से। आपको इस पे शक है, पहले आदमी पे, और इसको आप कंपेयर कर रहे हो सस्पेक्ट बी से। इस पे आपको शक है। दोनों में से आपको पता लगाना है मर्डरर कौन है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपकी यहां पर है, यहां पर आपकी 8 है, राइट? कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहां पर आपकी 11 है, और यहां आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यहां पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहां पर कितनी है? 7 है। यहां पर कितनी है? 5 है। यहां पर कितनी है? 2 है। तो आपने सारे के सारे क्रोमोसोम्स को एनालाइज किया। यहां पर 3 ही हमने रेफरेंस के लिए ले रखे हैं, 23 के 23 भी आप देख सकते हो। ये जो आपका है मर्डर से जो हमको मिला सैंपल, इसमें हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे यहां 11 बार रिपीट हो रहा है आपका कोई सीक्वेंस। 11 बार रिपीट हो रहा है मतलब मोटा सीक्वेंस है। फिर 9 बार रिपीट हो रहा है, फिर आपका 8 बार रिपीट हो रहा है, फिर आपका येलो वाला 7 बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए अलग अलग प्रूफ बनाए। फिर आपका यहां पर आपके 5 बार रिपीट हो रहा है, फिर कोई 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हमने कंपेयर किया ए के साथ और बी के साथ। यहां देखिए लाल वाला 11 और 9 बार रिपीट हो रहा है, यहां कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार और 4 बार। तो ये दोनों चीजें मैच नहीं करी। यहां प्रोब आपके अलग अलग बाइंड किए तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। पीला वाला 8 और 7 बार बाइंड कर रहा है, यहां पर भी क्या कर रहा है आपका? यहां पर भी आपका कितनी बार बाइंड कर रहा है? आपका लगभग लगभग सेम जगह पर बाइंड कर रहा है। एक तो आपका सेम जगह बाइंड कर गया, एक यहां है, ये आपका सेम जगह बाइंड नहीं कर रहा। स्काई ब्लू वाला जो है 5 और 2 बार है, तो यहां पर अगर आप देखें तो 2 नंबर पे कोई भी नहीं है ना? और यहां पर भी आपका इस नंबर पे कोई नहीं है, यहां पे यहां आ रहा है ये, राइट? स्काई ब्लू वाला तो ये अलग है, बाइंड नहीं कर रहा सही तरीके से, राइट? तो ये वाला भी आपका इस जगह कोई बाइंडिंग नहीं हो रही। अगले वाले से जब हमने कंपेयर किया बी से, तो यहां एक लाल आया, यहां एक लाल आया, यहां एक लाल आया, यहां एक लाल आया, यहां एक पीला, यहां एक पीला, यहां एक पीला, यहां एक पीला, यहां एक स्काई ब्लू, यहां एक स्काई ब्लू, यहां एक स्काई ब्लू, यहां एक स्काई ब्लू। ये 100% मैच कर गया। यानी एक आधा आपने देखा कि तुक्के से भी मैच कर सकता है, लेकिन 23 के 23 क्रोमोसोम पे मैच कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट? इसीलिए आपने यहां पर क्या किया? आपने कहा कि ये वाला जो है ये भाई पूरा मैच कर रहा है, ये मर्डरर है, ये इससे मैच कर रहा है। तो सस्पेक्ट ए जो है इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये जो है ये आपका क्या है? ये खूनी है, ये मर्डरर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल के पूरे डीएनए को दूसरे के पूरे डीएनए से कंपेयर कर रहा हूं, तो मैंने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया है यहां पर। लेकिन अगर ये पैटर्निटी टेस्ट होता तो भाई यहां पर मेरा जो क्रोमोसोम है वो तो सिर्फ पापा के क्रोमोसोम से मैच करता ना, पैटर्नल वाले से। तो मैं सिर्फ ये पैटर्नल वाले क्रोमोसोम यहां कंसिडरेशन में लेता, मम्मी वाला कंसिडरेशन में लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे मेरा मैच करेगा ही नहीं, राइट? उनसे मेरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मैच करेगा, दूसरा मैच नहीं करेगा। पापा से एक क्रोमोसोम मैच करेगा, दूसरा मैच नहीं करेगा। तो पापा से मतलब मेरा आधा डीएनए ही मैच करेगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही मैच करेगा। तो मैं उसी को लेकर के रेफरेंस मान करके यहां पर ये पूरा का पूरा काम कर रहा होऊंगा। दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड आई होप दिस इज मोर देन क्लियर। अगर ये वीडियो देख करके मजा आया हो तो नीचे मुझे प्लीज बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से हमने इसको पढ़ा है। और सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये वाली चीज, ये वाली आप बना सकते हो एनसीईआरटी से, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ये वाली चीज एंड ये स्निप वाली चीज, ये आप एनसीईआरटी देख करके डायरेक्टली नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए ही रहता है। तो आइए दोस्त बात कर लेते हैं हम लोग पंचायत सीरीज के कुछ सवाल की।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन्होंने बनाई? जेफरी साहब ने बनाई, एलेक जेफरी इनका पूरा नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिनी सैटेलाइट? मिनी सैटेलाइट मतलब वीएनटीआर के लिए कौन सी बात करेक्ट है? रिच इन जीसी पेयर्स, माइक्रो सैटेलाइट 80 में थोड़ी ज्यादा रिच थी, जीसी में थोड़े ज्यादा रिच थे, करेक्ट है। इंडिविजुअल वेरी इन साइज, नंबर एंड लोकेशन ऑफ दीज मिनी सैटेलाइट, हाँ साइज भी वेरी कर सकता है आपका, 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस का हो सकता है, नंबर भी वेरी कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, नंबर तो वेरिएबल होगा ही, एंड आपका लोकेशन भी इनकी अलग अलग हो सकती है। दे आर कॉल्ड एज वीएनटीआर, ये तो हमारी पहली लाइन ही थी, तो ऑल ऑफ दीज वुड बी करेक्ट, ये बात आपकी सही हो जाएगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंसेस इन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर बेस्ड है? सैटेलाइट डीएनए पर, यस। रिपीटेटिव डीएनए पर, यस, दोनों एक ही बात है। बल्क डीएनए पर नहीं, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 3। बल्क डीएनए मतलब हमारा मेन डीएनए, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड है सैटेलाइट डीएनए पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? साउदर्न ब्लॉटिंग, जब हम नाइलोन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर भेज रहे थे हमारे सेपरेटेड डीएनए को फ्रॉम अग्रोस जेल, उसे हम साउदर्न ब्लॉटिंग कह रहे थे, या अंग्रेजों की भाषा में कहें तो इट्स सदर्न ब्लॉटिंग, इट्स नॉट साउदर्न। हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं, विच इज फाइन, लेकिन व्हेन इट्स कॉल्ड एज साउदर्न तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सदर्न हो जाती है। इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रेफर्ड एज, अगर एक म्यूटेशन है जो अगली जनरेशन में जा रही है और हाई रेट पर जा रही है, यानी लगभग पॉपुलेशन के 1% लोगों में पाई जा रही है, तो इसको हम क्या कह रहे थे? पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम क्या कह रहे थे? पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे थे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे थे। ये भैया हमने हमारे अभी तक का सिलेबस का सबसे बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्वाहा हो चुका है। एक बार कमेंट सेक्शन में नीचे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्वाहा लिख दीजिएगा, जिससे कि मन को शांति मिले, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपके टिप्स पे हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। डीपीपी इसकी सॉल्व कर लीजिएगा। आज आपको जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कॉमन डीपीपी मिल जाएगी। पंच अगर आप चाहें आपके पास है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पर एक और काम दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी की भी आपको ढंग से एक बार रीडिंग लगा लेनी है। हालांकि हमने लगा ली है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है और हमारे नोट्स को सप्लीमेंट कर लेना है आपको एनसीईआरटी के अंदर, या आप जो नोट्स बनाते हैं उसी में, या मैड इजी है तो वेल एंड गुड, उसमें एक आधा स्टिकी नोट आप ऐड कर सकते हो। अब हमारा बचा हुआ जो काम है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आराम से चलेंगे, देखो सिंस यार हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आराम से चलेंगे। हमें लगता है 1 लेक्चर में होना चाहिए, वेल एंड गुड। हमें लगता है 2 में होना चाहिए, और वेल एंड गुड। हमें लगता है 3 में भी होना चाहिए, तो भी इट्स फाइन। जितना हमारा अभी टाइम रहेगा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, करेक्ट। एंड उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इकोलॉजी में। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का ऑर्गेनिजम्स पार्ट एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन नीट में है तो अच्छे से इसको फोकस के साथ पढ़ेंगे। देन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको भी हम लोग कर रहे होंगे। यानी आने वाले 2 हफ्ते में या उससे पहले ही आपका सिलेबस रैप अप हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स मैं आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम बता रहा हूं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा भी लेके चलें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ज्यादा से ज्यादा आप ले लो भाई 2-3 क्लास, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्लास, बायोडाइवर्सिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्लास, इकोसिस्टम ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्लास। तो मिनिमम नंबर अगर आप लेके चलो तो आपकी हो गई 6 क्लासेस, और मैक्सिमम नंबर अगर आप लेके चलो तो आपकी हो गई 10 क्लासेस। 10 क्लासेस भी मैक्सिमम अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपका 1 हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं, 2 हफ्ते में खेल खत्म। और मिनिमम अगर आप लेके चलते हो 6 क्लासेस तो आपका 1 हफ्ते में ही काम तमाम हो जाएगा इस यूनिट का, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप मिलता हूं आपसे अगले सेशन में विद अ न्यू चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।